प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कल एक टॉपिक शुरू किया था जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग होती है, जिसमें पूर्व धारणा, कार्यवाही, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, तर्क, ये सारे क्वेश्चन हमारे बन रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको एक लगभग छोटी छोटी सी चीजें इससे रिलेटेड समझाई थी कि भाई कैसे हमारा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। मैंने आपसे कल भी कहा था, कुछ बच्चों ने मुझे बाद में भी मैसेज किए कि भैया तुमने इस क्वेश्चन का आंसर ये बताया है, इसका आंसर तो ये भी हो सकता है। आपकी बात निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि आपकी सोच के हिसाब से ठीक होगी। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी बात एकदम गलत है, मैंने कहा हो सकता है आपकी समझ से वो चीज ठीक बन रही हो। लेकिन प्यारे गुड्डा, वास्तविकता तो ये भी है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो अपनी समझ भी लगा रहा हूं, और आंसर की ने जब जो क्वेश्चन पूछा गया था जिस एग्जाम में, उसका आंसर क्या दिया था, उन चीजों को भी ध्यान में रख रहा हूं। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको यहां पर, मेरे प्यारे दोस्त, वो अकॉर्डिंग टू PYQ करा रहा हूं। दूसरी चीज, मेरे प्यारे साथी, मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जब क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और आंसर की में उसका आंसर भी अलग अलग ही दिया गया है। बहुत क्वेश्चन ऐसे इन टॉपिक में मैंने आज तक चेक किए हैं, जब SSC पूछती है तो कुछ और आंसर बताती है, रेलवे पूछता है तो कुछ और आंसर बताता है, पुलिस भर्ती बोर्ड पूछता है तो कुछ और आंसर बताता है। मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि ये भी संभव है कि क्लास में आज मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊं, कल हो सकता है कि सॉल्यूशन उसका एग्जाम में आंसर की एकाध क्वेश्चन ऐसा रख दे कि उसका आंसर ही कुछ और दे दे। मैं इतनी भी बात कह के चल रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे द्वारा बताया गया आंसर इस वाले टॉपिक में फाइनल है, इस बात की गारंटी भी नहीं लूंगा मैं। समझो मेरी बात को। कोई डायरेक्शन टेस्ट होता, ब्लड रिलेशन होता, या मानकर चलो क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये कोई भी होता तो मैं सीधा सीधा कहता जो मैं बता रहा हूं वो फाइनल है। लेकिन इन क्वेश्चनों में तो क्वेश्चन 10 किताबों में आप चेक करोगे तो हो सकता है अलग अलग आंसर मिले। भर्ती बोर्ड पूछ रहा है, अलग अलग विभाग पूछ रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट पूछ रहा है, प्यारे साथी, वहां अलग आंसर है। तो मेरा आंसर सबसे थोड़ा ही मिलेगा। मान के चलो मैं किसी क्वेश्चन में इसमें मैं कहूं कि भाई पहला सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पहला वाला सही है। इस बात को कल को SSC तो कह रही है कि पहला वाला सही है। हो सकता है रेलवे बोर्ड ना कहे कि सही है, या रेलवे बोर्ड कह दे सही है, SSC बोर्ड कह दे गलत है। मेरी बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बताओ मेरी बात समझ में आ रही है। बात आ रही है समझ में? अब दूसरी चीज यहां पर यह है, अब तुम लोग कहोगे कि भैया क्या तुम श्योर नहीं हो? तो मेरे दोस्त, मैं ये कहूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं श्योर नहीं हूं। मैंने एक चीज बोली मेरे प्यारे दोस्त कि मानकर चलो इसका आंसर मैं तुम्हें क्लास में पहला बताऊं, कल को मान के चलो SSC ये कह दे कि पहला सही नहीं है और रेलवे कह दे पहला सही है। जब भाई, मैं एक बात बताओ, जब डिपार्टमेंट आपस में ही अलग अलग आंसर कर रहे हैं वो भर्ती बोर्ड वाले, तो मैं कौन होता हूं? लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ही होगा। ऐसा होगा मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊं तो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन में। ऐसे थोड़े ही कि हर एक क्वेश्चन में ही भर्ती बोर्ड अलग अलग आंसर दे रहा है, हर एक क्वेश्चन में नहीं। 1 से 2 क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपको 1% निकाल के दूं तो 100 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें मेरे विचार अलग हैं,
आपके विचार अलग हैं, रेलवे के विचार अलग हैं, एसएससी के अलग हैं, पुलिस बोर्ड के अलग हैं। ये बात ध्यान से समझो। अब कुछ लोग कमेंट, एक बच्चे ने पता है क्या कमेंट किया, एक बच्चे ने कमेंट किया कि भाई इसका मतलब आप खुद ही श्योर नहीं हो। सही बात है। मैं फिर से कह रहा हूं, 100 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो विवादित बन जाए। मैं कह के चल रहा हूं इस बात को, आ रही है बात समझ में? 100 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन विवादित बन सकता है। और अगर कोई ये कहता हो, कोई भी ये कहता हो, कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति कि मैं 100% कह रहा हूं कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा भर्ती बोर्ड वही आंसर मांगेगा, तो मुझे दिखाना एक बार। मैं निश्चित रूप से जो व्यक्ति आंसर बता रहा है एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर बता दूंगा जो जो दूसरी किताब में कोई और आंसर टिक कर रखा है। मेरे प्यारे दोस्त, ये टॉपिक ही ऐसे होते हैं, समझ की बात होती है, कोई फॉर्मूला नहीं होते, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। इस बात को हम समझते हुए चलेंगे। मेरी बस ये है कि जो चीज है वो स्पष्ट है, वो मैंने आपको बता दी है। जो चीज थी कि भर्ती बोर्ड अलग अलग आंसर कभी कभी मान लेता है। समझ में आ रही है? अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करना। हालांकि मैं अपनी ओर से आपको बेस्ट ही कराने की कोशिश करूंगा। और मेरे प्यारे साथी, सच बात यह भी है कि दुनिया का कोई भी टीचर इन टॉपिक में अपने मंच पे खड़े होकर बेशक कह दे कि मैं श्योर से कह सकता हूं सब कुछ ऐसे ही होगा। मेरे प्यारे साथी, दुनिया का एक सिंगल टीचर अगर यह कहता है कोई भी कि मैं श्योर हूं हर एक क्वेश्चन में, ऐसे मुझे 1000 क्वेश्चन दे दो और जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तो मैं कह रहा हूं उसकी बस एक ही वजह कि वो टीचर भी झूठ ही बोल रहा है। वास्तविकता बता रहा हूं मैं ऐसे नहीं। प्यारे साथी, वास्तविकता है कि इन टॉपिकों में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने इस वजह से इस बात को बोला है। कुछ लोगों को बेशक लगेगा यार संदीप सर ही इसमें, तो ये तो खुद ही इसमें कंफ्यूज है। मैंने कहा 100 क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चन में हर व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, मैं भी, आप भी, कोई अन्य टीचर भी। स्टार्ट करते हैं अब और समझते हैं कि क्या चीजें हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊं इसमें भी, ठीक है? इसने बोला है, क्या भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में टर्मिनल परीक्षाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, तर्क की बात कर रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, तर्क में हम कभी भी किसी भी चीज से ऐसे ही हां नहीं बोल देंगे जिससे कि नुकसान ना हो जाए। ध्यान से समझो। इसने कहा नहीं, यह सभी छात्रों को एक पैमाने पर नापने का एक तरीका है। वास्तविकता है, एकदम सही है। तो हम परीक्षाओं को समाप्त थोड़े ही कर सकते हैं। हम परीक्षाओं को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्यारे साथी हमें पता है कि परीक्षाओं के द्वारा ही हम व्यक्तियों का भाई सिलेक्शन हो रहा है किसी का, तो परीक्षाओं के द्वारा। कोई अगली क्लास में बच्चा जा रहा है तो परीक्षाओं के द्वारा। अब परीक्षाएं ही समाप्त कर दोगे तो किस आधार पर डिसाइड करोगे कि कौन बच्चा सिलेक्टेड है कौन नहीं है? कैसे करोगे? परीक्षा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, तो हम इसे नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा, हाँ यह अपनी उपादेयता पूरी तरह खो चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये कह रहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसने अपना अर्थ पूरी तरह से खो दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं। परीक्षाओं का हमेशा से अर्थ है, हमेशा अर्थ रहेगा। और थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि भाई थोड़ी बहुत कमी आई किसी परीक्षा को कराने में तो उसमें सुधार करवाओ। ऐसे थोड़ा ही कि भाई परीक्षा को ही खत्म कर दो। तो जो दूसरा वाला है वो सही नहीं है, केवल तर्क एक ठोस होगा। मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क फर्स्ट ठोस है, ये हमारा आंसर होगा। सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को हम अपनी समझ से बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे साथी, फिर से एक बात हमें समझनी है कि बहुत मतलब एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? सवाल को पढ़ो। क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? क्या पटाखों के उत्पादन पर
पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। तो मैं एक चीज और बता देता हूं, बहुत बढ़िया। जब तर्क वाला क्वेश्चन हो ना, जब तर्क वाला क्वेश्चन हो तो ये जो नहीं और हां का कॉन्सेप्ट है इसे मत पढ़ा करो मेरे प्यारे गुड्डा। आप केवल यहां नहीं हो या हां उसे हटा दो, से पढ़ो ही मत। और मेरे प्यारे साथी, तर्क को बाद में इससे आगे पढ़ लो, और तुम्हारा दिल कहता है कि हां ये बात सही है, तो वो एग्जाम में निश्चित रूप से सही होगी। हां और ना के केस में फंसो ही मत। मैंने आपसे कहा इस नहीं का कोई अर्थ नहीं, इसे पढ़ो ही मत, देगा एग्जामिनर, तुम मत पढ़ो। तुम क्वेश्चन को यहां से नहीं यहां से पढ़ो, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। मुझे एक बात बताओ, जब पटाखों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगेगा, जब पटाखों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगेगा, तो क्या ये वास्तविकता नहीं है? प्रतिबंध का मतलब क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर यही तो कहना चाह रहा है कि कंपनियां बंद हो जाएंगी। एग्जामिनर यही तो कहना चाह रहा है जहां पटाखे बनते हैं वो फैक्ट्रियां पर रोक लगेगी। यही तो बात है भाई, उत्पादन ही नहीं होगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? और ये बात तो वास्तविकता है कि जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो हजारों श्रमिक बेरोजगार होंगे, उनके रोजगार रहित हो जाएंगे। प्यारे साथी, रोजगार रहित हो जाए मतलब वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से पहला वाला तो सही होगा। बात आ रही है समझ में? दूसरा कह रहा है पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे साथी, यहां पर पटाखा निर्माता, इसने कहा जो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो पटाखा फैक्ट्री के मालिक हैं, जो जो प्यारे साथी पटाखों का निर्माण करवाते हैं, वो बाल श्रमिकों का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं। मेरे दोस्त, ऊपर यहां क्वेश्चन ने मुझसे कहीं भी ऐसे नहीं बोला कि कितनी उम्र के लोगों से काम कराया जाता है, क्या क्या व्यवस्था है, ऐसे तो कुछ नहीं बोला। तो मैं इस बारे में तो ना ही कहूं तो ठीक है, पहला वाला ही सही होगा। तो पहला वाला तर्क फर्स्ट ही ठोस होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगी, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त समझेंगे इसे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या सभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थाओं को निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए? ध्यान से सुनना। इसने कहा है जितने भी सरकारी स्वामित्व वाले, यानी कि ऐसे शिक्षा संस्थान जिस पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, ऐसे शिक्षा संस्थान जिन पर गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होता है। इसने कहा शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थान, प्राइवेट सेक्टर बना दिए जाने चाहिए। ये कथन बोला है, बात आ रही है, ये कथन बोला गया है। इसने पहला बोला क्या? इन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में सुधार होगा। मेरे प्यारे साथी, एक चीज हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, ये हमें भी पता है कि प्राइवेट सेक्टर में चीजें कहीं ना कहीं आज की तारीख में तो बेस्ट हैं, बढ़िया हैं, मानोगे कि नहीं? तो इसने पहला बोला इन, मैंने कहा कि हाँ और हाँ या नहीं, उनको तो पढ़ो ही मत। तर्क में, तर्क के क्वेश्चन को जल्दी से बेहतर तरीके से करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही होता है। तो इसने कहा इन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में सुधार होगा। हाँ भाई होगा भाई, जब चीज दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी तो कहीं ना कहीं स्तर में सुधार तो होगा ही। और वैसे भी यहां पर अगर वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है तो निश्चित रूप से सुधार के लिए ही जा रही है। और यहां पर दूसरा बोल रहा है इन संस्थाओं के शिक्षा स्तर गिरेगा नहीं। मेरे प्यारे साथी, शिक्षा स्तर गिरने के लिए तो मैं नहीं जा सकता, गिरने के लिए थोड़ी दूसरे को दे रहा हूं। तो जवाब होगा केवल पहला ही ठोस है। आंसर होगा तर्क एक ठोस हो जाएगा, तर्क एक ठोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, पढ़ो इसे ध्यान से। सभी प्यारे साथी एक बार पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है।
पढ़ो भाई ध्यान से और बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। एक बार सभी प्यारे साथी प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? ये कह रहा है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां पर एक बात बताओ। इसने कहा है कि हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। साक्षरता का लक्ष्य कितना है साहब, ये भी बता दो। प्यारे साथी, इसने कहीं पर हमें साक्षरता का लक्ष्य नहीं दिया। और दूसरी चीज ये है कि लक्ष्य कितना है और कितना हमने अब तक पूर्ण कर लिया, उस बारे में भी कुछ नहीं कहा। लक्ष्य कितना है और कितना हमने अब तक पूर्ण किया, उस बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो मैं कैसे कह दूं जी ये सही है? और आगे कह रहा है हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के बाद तो एक बात बताओ, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कहां से आ गई? दूसरा वाला ये कहना चाहता है कि भाई मत करो, नहीं बोला इसने खुद, हालांकि उसे पढ़ने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि अगर हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करें, दूसरे वाले का अर्थ देसी भाषा में बताऊं क्या है? दूसरे वाले का अर्थ है कि नहीं, विश्वविद्यालय स्थापित मत करो। अगर विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए तो लोग पढ़ेंगे, रोजगार फिर भी नहीं मिलेगा, फिर पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब मुझे ये बताओ, क्या हम इस वजह से कि कंपटीशन बहुत है, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम बेरोजगार रह जाएं, इस वजह से हम पहले ही पढ़ना छोड़ दें? मुझे इस बात का जवाब दो। आप अगर कोई एग्जाम भरते हो, कहीं पर किसी वैकेंसी के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो क्या आप पढ़ना छोड़ देते हो पहले ही, इस वजह से कि यार फार्म बहुत भरे जाएंगे, मैं पढ़ूं भी और फिर भी बेरोजगार रह जाऊंगा? क्या पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं ना। तो इस वजह से कोई भी सही नहीं है। जवाब होगा ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? देखो, कह तो रहा है हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का, यानी उच्च शिक्षित भी हो जाएंगे लोग और फिर भी बेरोजगार रहेंगे, उसका सामना करना पड़ेगा। यार ऐसे ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी डिग्री लेना बंद कर देगा, पढ़ना बंद कर देगा, कॉलेज जाना बंद कर देगा, उच्च शिक्षा नहीं लेगा। इसका अर्थ ये थोड़ा ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे साथी, एक बार समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझो इसे। सवाल ने कहा है कि भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए? ध्यान से समझना, इसने यहां पर क्या बोला है? इसने बोला है कि भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। अभी रिटायर कितने वर्ष पे होते हैं? 60 साल पे। क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है जो आयु सीमा है, जो जीवन काल की दीर्घता, जीवन काल, अब दीर्घता मतलब दीर्घ माने लंबा, बड़ा, यानी कि अब जीवन काल को बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। और सवाल यहां पर यह कह रहा है कि क्या इसके आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाना। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट। अभी 60 साल पे रिटायर होते हैं, तो यह कह रहा है क्या इसे बढ़ा दिया जाना चाहिए? पहला क्या कह रहा है? दूसरे देशों ने पहले ही ऐसा निर्णय ले लिया है। मेरे प्यारे साथी, दूसरे देशों ने निर्णय लिया है नहीं लिया है, ये तो कहीं भी पता ही नहीं है। दूसरा यहां पर कहता है कि यह लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोग कहेंगे कि दूसरा वाला भी गलत है, पहला तो गलत है ही।
आप लोग कहेंगे दूसरा भी गलत है, लेकिन मैं कहूंगा दूसरा सही है। क्यों? सर एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि व्यक्ति या कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, वो डायरेक्ट तो कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेगी भाई 60 पर रिटायर होते हैं, 60 पे ही हो रहे हैं। किसी ना किसी मांग उठने के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। और प्यारे बच्चे, मांग कौन करेगा? मुझे ये बताओ कि जैसे अभी हम हैं, मतलब हम और आप, अभी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पता है हमारी कोशिश क्या होगी कि जैसे अभी रिटायरमेंट 60 वर्ष पे होता है, तो ये रिटायरमेंट 50 वर्ष पे होना शुरू हो जाए। ये उन लोगों की कोशिश होती है जो अभी तक जॉब नहीं ले पाए हैं, तैयारी कर रहे हैं। भाई हमारी कोशिश क्यों? क्योंकि हमको उससे फायदा है। एक आदमी 60 साल पे जाकर रिटायर होता है, एक आदमी 60 साल पे रिटायर होता है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं वो आदमी 50 साल पे रिटायर होने लग जाए तो वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? सीधी सी बात है, 60 साल पे एक आदमी रिटायर हो रहा था, वो 50 पे रिटायर हो गया, तो वैकेंसी जल्दी खाली हुई, वैकेंसी जल्दी खाली हुई। और बेटा डिमांड किस चीज की होती है? जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये बात है कि नहीं, जब वैकेंसी खाली हो गई, जो आदमी काम कर रहा था वो 10 साल पहले रिटायर हो गया, तो ऐसे तो बहुत सारे आदमी होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये है, हम नौजवानों की मांग तो ये होगी कि हां जल्दी रिटायर करो ताकि वैकेंसी खाली हो। वैकेंसी खाली होगी तभी तो आएगी, जब आएगी जब भी तो हमको अवसर मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब के। लेकिन प्यारे साथी, यहां पर हमारी बात नहीं की इसने दूसरे में, इसने बोला यह लाखों कर्मचारियों की मांग है। गुड्डा, कर्मचारियों का अर्थ है जो नौकरी कर रहे हैं। अब अपने हिसाब से दूसरे पहलू को देखो, जो आदमी नौकरी कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, हम नौकरी नहीं कर रहे, तो एक आदमी जो 60 में रिटायर होता, हम कोशिश कर रहे हैं वो 50 में रिटायर हो जाए ताकि हमें भी मौके मिले। लेकिन जो आदमी नौकरी कर रहा है, गुड्डा, वो क्यों चाहेगा कि 60 में रिटायर हो जाए? वो ये चाहेगा कि उसकी 10 साल बढ़ जाए। जो नौकरी कर रहा है वो क्या चाहेगा कि मेरी तो 10 साल और बढ़ जाए। तो उसी की तो मांग होगी। जब यहां पर सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाने की बात हुई है, अगर गुड्डा घटाने की बात होती, तो ये मांग किससे जोड़ी जाती? घटाने की मांग जोड़ी जाती उन नौजवान युवाओं से जो अभी तक बेरोजगार हैं, लेकिन अपनी नौकरी की तलाश में हैं और इस चीज की उम्मीद लगा रहे हैं कि वैकेंसी खाली होगी तो वैकेंसी आएगी और हमें अवसर मिलेंगे। लेकिन गुड्डा यहां पर बात हुई है बढ़ाने की, तो भैया बढ़ाने की डिमांड कहां से आई होगी? जो लोग कर रहे हैं नौकरी वो चाहेंगे कि और बढ़ जाए, तो इसलिए दूसरा सही है। एक बार थम्स अप करके सभी प्यारे साथी बताओ, पूरा क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया कि क्या क्वेश्चन था, कैसे हमें करना था? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथी, हम बोलेंगे कि भाई दूसरा वाला एकदम सही होगा, बी वाला एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, एक बार और समझो क्या कह रहा है। मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन का पूरी तरीके से मैं आपको विस्तार करके समझा पा रहा हूं, पूरी तरीके से विस्तार करके समझा पा रहा हूं। फिर भी कभी आपको लगे कि यार कुछ यहां पर अभी ये समझ नहीं आया तो बता देना, ठीक है? समझो इसे, पढ़ो भाई ध्यान से। सभी प्यारे साथी एक बार पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से कि क्या आंसर बन सकता है। कोशिश करो भाई जल्दी से, कोशिश करो। मुकेश, रोशनी, रीना, सौरभ, सोनू, विकास, श्याम, पाटिल, दीपक, बसंत, रवि, रजनीश, रोहित, अजय, मनीषा, सभी प्यारे साथी बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, राहुल, प्रियांशी, साहिब, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। सवाल कहता है कि क्या भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देनी चाहिए कि वे उसके समुद्र के विस्तार, आर्थिक क्षेत्र के स्रोतों का अन्वेषण करें? मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना।
ये जो क्वेश्चन आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं ये विवादित क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको कई बार ये बताया कि मेरे प्यारे साथी, कुछ क्वेश्चन एसएससी कहती है पहला सही है, बैंक कहता है दोनों सही हैं, रेलवे कहती है केवल दूसरा सही है, पुलिस विभाग कहता है कोई सही नहीं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पर अलग अलग भर्ती बोर्ड के अलग अलग विचार हैं, ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ये तुम एक बार जरूर डिस्कस करके मुझे बताना, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सारा इसे बेहतर तरीके से, मेरे प्यारे साथी, बेहतर तरीके से एक बार बाकी लोगों के साथ भी डिस्कस करके कि भाई क्या इसका बेहतर हो सकता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चों की राय आएगी तो मैं आपको तब जवाब दे पाऊंगा कि कौन सा सही हो सकता है। अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है, अभी नहीं बता सकता कि कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चे, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब यह कि जब डिस्कस करेंगे जब हम इस पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये वाला सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल पढ़ो। इस सवाल को, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ध्यान से सुनना, अपने हिसाब से मत सोचना कि तुम्हारा मन कह रहा है कि दे देना चाहिए तो दे दो, नहीं देना चाहिए तो नहीं दो। थोड़ा बहुत अपने ईमानदारी से भी जवाब देना कि यार क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए। इसने कहा क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहला कह रहा है कि इससे मंत्री पद की गरिमा बढ़ती है। अच्छा, किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, किसी आदमी ने कहा, मेरे प्यारे साथी, कि इस आदमी ने मतलब 150 करोड़ रुपए लिए। किसी कोई व्यक्ति है, मैंने कहा सबसे, इस व्यक्ति ने 150 करोड़ रुपए लिए, इस मंत्री ने 150 करोड़ रुपए लिए। तो प्यारे साथी, मैंने तो उस पर आरोप लगा दिया, लेकिन क्या मेरे आरोप लगाते ही वो मंत्री जी अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें केवल इस वजह से कि हां मैं दूंगा तो मेरी पद की गरिमा बढ़ जाएगी? भैया, कम से कम उनके आरोप को सिद्ध तो होने दो, उनके आरोप को सिद्ध तो होने दो, तब इस्तीफा दिया जाएगा। तो पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और वास्तविकता भी यही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ठोस जवाब हो जाएगा। सही है, सेकंड ठोस जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी, क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। क्या भारतीय सेना की स्त्रियों को, इसने जो भारतीय सेना है ना, इसमें आएगा भारतीय सेना में, ये की जगह मैं लिख लेना, ठीक है। भारतीय सेना में स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए। क्या भारतीय सेना में स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए? मेरे प्यारे साथी, पहला बोला कि स्त्री कैडेट, यानी जो स्त्री, जो मतलब महिला वर्ग है हमारा, महिला सिपाही हैं, सैनिक हैं, वहां की आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगी। यहां पर देखो, हमने जब तुलना की तो बहनों को कमजोर बना दिया। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि हमारी बहनें किसी से कम नहीं है, और ये वास्तविकता है। जितने मौके हम लोगों को मिलते हैं उतने हमारी बहनों को भी मिले तो निश्चित रूप से हमारी बहनें हमसे आगे जा सकती हैं। निसंदेह है प्यारे साथी, हमारी बहनें हमसे आगे जा सकती हैं। क्या हमारी बहनों ने 10वीं में टॉप नहीं किया? क्या 12 में टॉप नहीं किया? किसी एग्जाम में टॉप नहीं किया? यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस में टॉप नहीं किया? क्या हमारी बहनों ने जहाज तक नहीं उड़ाए?
प्यारे बच्चे, मैंने कहा हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे हैं, हमने उन्हें मौका तो दिया हो। अगर हमने बहनों को मौका दिया तो नो डाउट मेरे प्यारे साथी, हमारी बहनें हमसे भी आगे हैं। बात आ रही है समझ में? अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, पहले वाले तर्क में क्या बहनों को कमजोर साबित नहीं किया जा रहा? उसने कहा है कि क्या आक्रामक परिस्थितियों को नहीं झेल पाएंगी, ये क्या जवाब हुआ? मेरे प्यारे दोस्त, हमने कहेंगे कि स्त्री पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अगर उनको लगता है कि हम संभाल सकती हैं, हमको लगता है कि हाँ वो इस लायक हैं, तो निसंकोच निसंदेह हम कहेंगे उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसा हो रहा है। हमारी बहनें, हमें गर्व है इस बात पर कि हमारी बहनें भी आज आज आर्मी का हिस्सा बनती हैं, बीएसएफ का हिस्सा बनती हैं, सीआरपीएफ, सीएसएफ। और मैं उन सभी माता पिताओं को अपने इस मंच से सल्यूट करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, जो हमारी बहनों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपनी बेटियों को भी मन से पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों को अपने बेटों से कम नहीं समझ रहे, निसंकोच बहुत मेहनत उन बेटियों के साथ कर रहे हैं। और मैं उन बेटियों से, उन बहनों से यही निवेदन करूंगा कि जिन माता पिता ने तुम पर बहुत भरोसा किया है, जिन माता पिता ने दुनिया के ताने सुन सुनकर तुम्हें पढ़ाया है, गुड़िया तुम भी एक दिन उनका सीना गर्व से जरूर चौड़ा करना, और ताकि वो दुनिया को बता सके कि हमने अपनी बिटिया को इसलिए पढ़ाया था, आज हमारी बिटिया सफल हो गई, आज उसका सिलेक्शन हो गया। गुड़िया, तो आपको ध्यान रखना है, माता पिता को गर्व होना चाहिए आप पर, क्योंकि आप जब कामयाब होंगी तो विश्वास करो, 4 पड़ोस की और भी लड़कियां जो शायद आज नहीं पढ़ पा रही हैं, लेकिन आपकी कामयाबी को देखकर उनके माता पिता उनको भी पढ़ाएंगे कि जब इसकी बिटिया कर सकती है तो मेरी बिटिया भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो दूसरा वाला सही होगा, सेकंड एक ठोस कथन तर्क हो जाएगा, दूसरा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चल अगले पेज लगा दे। ये थोड़ा ही है। हेलो हेलो, आवाज चेक करना आ रही है? हेलो हेलो। हाँ भाई, सवाल को बताएंगे एक बार। क्या सभी परिवहन निगमों को निजी संगठनों के हाथ में सौंप देना चाहिए? निजी संगठन की बात कर रहा है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। दूसरा, इससे सभी स्तरों के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं होगी। भाई क्यों? जरूरत तो फिर भी पड़ेगी। केवल पहला वाला सही होगा, केवल तर्क फर्स्ट ठोस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने जो कल यहां पर सॉल्व किए थे मेरे प्यारे साथी, उसके बाद हम उससे आगे बढ़ते हैं जो हम जहां तक हमने कल सॉल्व किए थे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया था जाते जाते, इसने कहा था कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। किसी व्यक्ति ने कहा है कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी,
क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? तो इसमें पहला था यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। बेटा अगर सभी की सभी श्रेणियां समान आराम प्रदान करती तो ये बताओ सभी श्रेणियों की टिकट के रुपए अलग अलग क्यों होते? फिर तो सब बराबर होते, कोई किसी में भी रजिस्ट्रेशन करा ले। पहला ठीक नहीं है। रेलगाड़ी से यात्रा सड़क की यात्रा से बेहतर है। मेरे प्यारे साथी, रेलगाड़ी से यात्रा सड़क की यात्रा से बेहतर है या नहीं है वो तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बस से जाना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो कुछ जहाज से जाना चाहते हैं। तीसरा कह रहा है एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। हाँ ये सही है, क्योंकि उसने कारण भी यही बताया था कि हमने एसी की टिकट बुक कराई थी, इस वजह से, क्योंकि उसने बोला एसी श्रेणी के डिब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है पढ़ो एक बार बढ़िया तरीके से, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ो भाई बढ़िया तरीके से कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, जिन लोगों ने अभी 18 साल के होते यूं लगे कि पता ना कब मेरे घर में शहनाई बजेगी, ध्यान से सुनो इसे क्या बोला इसने कहा एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने, यानी पहला काम है अपनी शिक्षा पूरी करो, फिर नौकरी में सेट हो जाओ और 25 वर्ष की उम्र में शादी करनी चाहिए। कह रहा है इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? चेक करो एक एक करके। पहले ने क्या कहा? 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। दूसरा कह रहा है 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है। नहीं, ये ठीक नहीं है बेटा। तुमने खूब खूब ढूंढ ढूंढ के पता ना कितनी ढूंढ दी, ये भी वास्तविकता है तुम्हारी, मैं तुम्हें जानू। ये तो तुम पे लागू ना है रही कि 25 वर्ष से पहले अच्छी लड़कियों का मिलना मुश्किल होता है। 18-19 साल के थे तुम, तब से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, पढ़ने की बात कर रहा हूं। लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है। 25 वर्ष से अधिक वाले लड़के क्या लड़कियों को पसंद नहीं आते? ऐसी बात कहां है? ऐसी बात तो नहीं है मेरे प्यारे साथी। लड़कन की तो 30 साल के इनकी भी शादी हो गए, हाँ या ना? लड़कन की तो 40 साल हो, 50 साल, भाई शादी वाला बिचौलिया तगड़ा होना चाहिए, उसमें कौन सी बात है। चलो आगे कह रहा है लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती। ना मेरे भाई, बात वो नहीं है। ऐसे तो अनपढ़ों की भी शादी होती है, जो कभी स्कूल नहीं गए उनकी भी होती है। इन चारों में से सबसे ठोस कौन सा है? इन चारों में सबसे ठोस है कि पहला वाला 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है, तो ये सही है। वित्तीय रूप से का मतलब है कि जब नौकरी लग जाती है तो आदमी के पास थोड़ा बहुत धन भी आ जाता है, तो वो पैसे की ओर से थोड़ा सा स्थिर हो ही जाता है ना भाई, उसके पास थोड़ा बहुत तो पैसा फिर आ ही जाता है ना, इस वजह से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ो इसे ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हर एक चीज को हम जितना अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे जिस क्वेश्चन को, उतना बेहतर वो हमारी समझ में आएगा मेरे प्यारे साथी, उतना बेहतर ही वो हमारी समझ में आएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका आंसर। सभी प्यारे साथी पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है? किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। ध्यान से समझना। राहुल लिख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, सवाल लिख कह रहे हैं कि यहां पर बहुत बढ़िया। गणेश भाई, नरेंद्र,
हरिशंकर, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, गजब। जिनके आंसर आ रहे हैं बताते चलो। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, शाबाश। मोहन भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, शानदार तरीके से। ठीक है, हाँ विक्की ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सवाल ने कहा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। सवाल ने कहा है जो शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य है वो अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होगा। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो शिक्षित व्यक्ति है उसका जीवन का मूल्य मेरे प्यारे साथी अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न है। पहला यहां पर कह रहा है शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का प्यारे साथी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये तो एकदम सही है, सही है, क्योंकि ये बात ऊपर कथन में खुद बोली गई है और ये वास्तविक भी है। मेरे प्यारे दोस्त, उसने बोला है किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न है। तो भैया शिक्षित व्यक्ति का तो जीवन मूल्य ज्यादा होता ही है, क्योंकि वो परिवार के लिए कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का लालन पोषण बढ़िया कर रहा होता है उसका। तो दूसरा कह रहा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई जीवन मूल्य नहीं होते। मैं ऐसा कैसे कह दोगे भाई, मूल्य तो सबका है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कैसे कह दोगे? उनके बच्चों से पूछो कि उनके जीवन का क्या मूल्य है। उनके माता पिता की मौजूदगी ही उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। उस माँ से पूछो जिसका बेटा हो सकता है कि पढ़ ना पाया हो, लेकिन उसके जीवन का क्या मूल्य, पूछो उस माँ से। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता ये है, एक बात है कि प्यारे साथी ये समझो कि जो पिता होता है वो पढ़ा हुआ हो बिना पढ़ा हो, लेकिन वो पिता ही होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मैंने कहा वो अनमोल होते हैं। हाँ ये ठीक है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये बात मान ली कि शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य ज्यादा है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य कोई नहीं समझ रहे आप। भैया जीवन मूल्य सबका है, किसी का कम किसी का ज्यादा, खत्म किसी का नहीं है, जीवन मूल्य सबका है। तो जवाब होगा पहली ही सही है, दूसरा वाला सही नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता कि किसी का जीवन मूल्य नहीं होता। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में अनेक टीवी चैनल हैं। यहां पर पहला वाला क्या कहा गया है, कथन को ध्यान से समझेंगे। भारत में अनेक टीवी चैनल हैं। दूसरा कथन, दो कथन इसमें, दूसरा क्या कह रहा है, भारत में एक्स चैनल सबसे अधिक दर्शक पसंद करते हैं। यानी ये एक्स चैनल का मतलब किसी चैनल का नाम है। मेरे प्यारे साथी, तो जैसे अभी आजकल सब लोग मैच देखना पसंद कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा कहने का मतलब है, या मान के चलो नाटक आते हैं, यहाँ में घर घर खेली है, छोटी बहू, प्यारे साथी कभी मतलब बहुत तरीके के मुझे लगता है कई सारे नाटक होते हैं। तो लोगों को अपने अपने चैनल पसंद होते हैं, कोई किसी नाटक को कोई किसी नाटक को देखते हैं। रामायण आती है, महाभारत आती है, भागवत गीता के प्रोग्राम आते हैं, प्यारे बच्चे गणेश जी का प्रोग्राम आता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा ये चैनल पसंद आता है। सभी लोग टीवी नहीं देखते, पहला ये है। दूसरा है भारत में अन्य चैनलों की अपेक्षा एक्स चैनल को अधिक पसंद करते हैं। भारत में टीवी चैनलों की संख्या पर, मतलब यही बात तो बोली गई है, बी ऑप्शन वाली, यही करेक्ट है यही करेक्ट है, सही है। चलो नेक्स्ट, परिसर को साफ रखना सरकार का कर्तव्य नहीं है बल्कि व्यक्ति का है। परिसर का मतलब होता है जैसे तुम्हारे पास कोई
पार्क हो सकता है, तुम्हारे आसपास का माहौल हो सकता है, वातावरण, सड़क हो सकती है। तो इसने कहा हर चीज का ध्यान ये नहीं है कि सरकार ही रखे, वो व्यक्ति का खुद का भी कर्तव्य है, जहां वो जिस वातावरण में रह रहा है, जिस परिसर में रह रहा है, उसे साफ सुथरा रहे, ये व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है। एकदम सही बात है। तो इसने कहा है कि पहला, सरकार को अस्वच्छ परिसर के आरोप का भागीदार बनना चाहिए। सरकार को अस्वच्छ परिसर के जो परिसर है उसका भागीदार बनना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसने साफ मना किया है, व्यक्ति को परिसर को साफ रखने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। इसने कहा परिसर को, व्यक्ति को परिसर को साफ रखने में एक भूमिका निभानी होगी। हाँ, ये सही है, ये एकदम सही है। दूसरा वाला बहुत ही एकदम सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त, उसने यही बोला है प्यारे साथी कि व्यक्ति को एक अपनी भूमिका निभानी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ, पढ़ो भाई ध्यान से। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। पढ़ो भाई सवाल को जल्दी से, आंसर बताओ इसका। सवाल कह रहा है कि विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इसने बोला है कि अगर विराट कोहली खेल रहा है तो न्यूजीलैंड से मैच है, 2 ओवर में 30 रन चाहिए। इसने कहा है कि हां, भारत यह स्कोर बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में कौन सा पूर्वानुमान निहित है? तो पहला कह रहा है विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। भाई मुझे ये बताओ कि क्या 2 ओवर में जो 30 रन बनेंगे, क्या वो इस वजह से बनेंगे कि वो भाग्यशाली व्यक्ति है? मेरे प्यारे साथी, इस वजह से थोड़े ही बनेंगे, इस वजह से थोड़े ही बनेंगे। यहां पर भाई इसने एक बात बोली थी कि विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में कौन सा पूर्वानुमान निहित है? तो ये कह रहा है कि विराट भारत के लिए एक भाग्यशाली शुभंकर है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरा कह रहा है एम्पायर विराट के साथ उदार होंगे। आगे पढ़ो ही मत, क्योंकि यार एक बात बताओ, एम्पायर मतलब उसे आउट नहीं देगा, क्या उदार हो जाएगा? तो गेंदबाज विराट को कमजोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह कप्तान है। गेंदबाज क्यों, ले बेटा ले मार, ले चौका मार, छक्का मार, ऐसा बोलेंगे? बॉलर क्यों करेगा भाई ऐसे? जवाब होगा कि वो एक बढ़िया बल्लेबाज है, तो बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथी आज की क्लास थी हमारी, हमने उम्मीद की कि आपको एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर में बढ़िया तरीके से समझा पाऊं। मैंने जितने क्वेश्चन समझाए हैं पूरी कोशिश की है कि बेहतर तरीके से आपको समझाऊं। अगली क्लास में मिलेंगे भी इन्हीं टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद, जय